ग्रीन हिल एक बहुत ही शांत और सुंदर कस्बा था। यह कस्बा पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। कस्बे के लोग बहुत भले और सीधे साधे थे। वे सब एक दूसरे को जानते थे और हर सुख दुख में साथ रहते थे। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और शामें सूरज के सुनहरे रंगों से सज जाती थीं। बच्चे दिन भर गलियों में खेलते और बड़े बुजुर्ग अपने घरों के बाहर बैठकर बातें करते। जिंदगी की रफ्तार यहाँ बहुत धीमी और सुकून देने वाली थी। कस्बे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसने कस्बे के कई उतार चढ़ाव देखे थे। इसकी जड़ें धरती में बहुत गहरी थीं और इसकी शाखाएं आसमान में दूर दूर तक फैली हुई थीं। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि ग्रीन हिल की पहचान था। गांव के बच्चे अक्सर इसी पेड़ के नीचे खेलने आते थे। इसकी घनी छांव में उन्हें गर्मी से राहत मिलती थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ में कोई खास बात है, यह अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। रोहन और मीरा भी उन्हीं बच्चों में से थे जो रोज इस बरगद के पेड़ के पास खेलने आते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और उनका ज्यादातर समय साथ ही बीतता था। रोहन थोड़ा शरारती और साहसी था। उसे नई नई चीजें खोजना अच्छा लगता था। वहीं मीरा शांत और समझदार थी। उसे किताबें पढ़ना और पहेलियां सुलझाना पसंद था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे साथ में स्कूल जाते, साथ में होमवर्क करते और शाम को इसी बरगद के नीचे बैठकर अपने सपनों की दुनिया बसाते थे। उनका बचपन इसी पेड़ की छांव में बीत रहा था। आज यानी बुधवार 27 अगस्त 2025 का दिन भी कुछ ऐसा ही था। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे। रोहन और मीरा स्कूल से घर आने के बाद सीधे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वे वहां छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। रोहन की बारी थी और वह मीरा को ढूंढ रहा था। वह पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, उसकी मोटी जड़ों और तनों के पीछे झांक रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी में एक नया और रोमांचक मोड़ लाने वाला है। खेलते खेलते रोहन बरगद की एक मोटी जड़ के पास पहुंचा। यह जड़ जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। रोहन को लगा कि शायद मीरा इसी गड्ढे में छुपी होगी। वह उसे देखने के लिए नीचे झुका, लेकिन वहां मीरा नहीं थी। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। सूरज की रोशनी उस चीज से टकराकर उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने ध्यान से देखा। वह चीज मिट्टी और सूखे पत्तों के नीचे आधी दबी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रोहन ने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस चीज को मिट्टी से बाहर निकाला। उसने अपनी मुट्ठी में उसे कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे से खोला। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी की एक चमक दौड़ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। ये कोई आम चाबी नहीं थी। ये बहुत पुरानी लग रही थी और इस पर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई थी। चाबी के ऊपरी हिस्से पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जिसे रोहन पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे यह किसी खजाने की चाबी हो, जैसा कि वह कहानियों में पढ़ता था। उसने चाबी को अपनी कमीज से रगड़कर साफ किया। अब वह और भी ज्यादा चमक रही थी। रोहन का मन उत्साह से भर गया। वह भूल गया कि वह मीरा को ढूंढ रहा था। वह बस उस चाबी को देखे जा रहा था। ये चाबी यहाँ कैसे आई? ये किस ताले की है? क्या सच में कोई खजाना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह राज सिर्फ उसे ही पता है। वह इस रहस्य को अकेले नहीं सुलझाना चाहता था। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा की याद आई। वह तुरंत वहां से भागा और मीरा को आवाज लगाने लगा, मीरा, मीरा, जल्दी यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। उसकी आवाज में इतनी उत्तेजना थी कि मीरा जहां भी छुपी थी तुरंत बाहर आ गई। वह दौड़कर रोहन के पास पहुंची और हाँफते हुए बोली, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रोहन ने अपनी मुट्ठी खोली और वह सुनहरी चाबी मीरा को दिखाई। मीरा की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। वह उस खूबसूरत चाबी को देखकर हैरान थी। दोनों दोस्तों के लिए यह एक नए रोमांच की शुरुआत थी, जिसका रास्ता इसी सुनहरी चाबी से होकर गुजरना था।
मीरा ने धीरे से वह चाबी अपने हाथ में ली। वह बहुत हल्की और नाजुक थी। उसने चाबी को पलटकर देखा और बोली, वाह रोहन, ये तो बहुत खास लग रही है। तुम्हें यह कहां से मिली? रोहन ने उत्साह से उसे उस जड़ के नीचे वाली जगह दिखाई जहां उसे चाबी मिली थी। मीरा ने उस जगह को ध्यान से देखा। फिर उसने चाबी पर बने निशान को अपनी उंगली से छुआ। यह निशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह जरूर किसी पुरानी चीज की चाबी होगी, मीरा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा। रोहन बोला, मुझे तो लगता है यह किसी खजाने के संदूक की चाबी है। सोचो मीरा, अगर हमें खजाना मिल गया तो कितना मजा आएगा। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन मीरा ज्यादा व्यावहारिक थी। उसने कहा, खजाना हो सकता है, लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह चाबी किस ताले की है। सिर्फ चाबी से कुछ नहीं होगा, हमें ताला भी ढूंढना होगा। रोहन थोड़ा निराश हुआ, पर उसे पता था कि मीरा सही कह रही है। दोनों दोस्त वहीं बरगद के नीचे बैठ गए और उस चाबी के बारे में सोचने लगे। हम शुरुआत कहां से करें? रोहन ने पूछा। मीरा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, यह चाबी बहुत पुरानी लग रही है। इसका मतलब इसका ताला भी किसी पुरानी जगह पर ही होगा। ग्रीन हिल में सबसे पुरानी जगह कौन सी है? दोनों सोचने लगे। उन्होंने गांव के पुराने मंदिर, पुरानी चौपाल और फिर कई जगहों के बारे में सोचा। अचानक रोहन को कुछ याद आया। मीरा, वह पहाड़ी के ऊपर वाला छोड़ा हुआ मकान, सब कहते हैं कि वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और वहां कोई नहीं जाता। हो सकता है यह चाबी उसी घर की हो। मीरा की आंखों में भी चमक आ गई। यह विचार उसे भी सही लगा। वह छोड़ा हुआ मकान हमेशा से उनके लिए एक रहस्य रहा था। बच्चे वहां जाने से डरते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है यह चाबी उसी घर के किसी दरवाजे या संदूक की हो, मीरा ने सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने फैसला कर लिया। वे अगले दिन स्कूल के बाद उस छोड़े हुए मकान की तरफ जाएंगे और इस रहस्य की पहली परत को हटाने की कोशिश करेंगे। उनका दिल रोमांच और थोड़ी घबराहट से धड़क रहा था। अगली दोपहर स्कूल के बाद रोहन और मीरा ने अपना बस्ता घर पर रखा और सीधे पहाड़ी की ओर चल पड़े। वह छोड़ा हुआ मकान कस्बे से थोड़ा दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। वहां तक जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ और झाड़ियों से भरा हुआ था। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे मकान के पास पहुंच रहे थे, उनका दिल और जोर से धड़कने लगा। मकान की हालत बहुत खराब थी। उसकी दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मकान उन्हें घूर रहा हो। हिम्मत करके वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर एक बड़ा सा झंग लगा ताला लटका हुआ था। रोहन ने अपनी जेब से सुनहरी चाबी निकाली और कांपते हाथों से उसे ताले में लगाने की कोशिश की, लेकिन चाबी ताले में नहीं गई। वह ताला बहुत बड़ा था और चाबी बहुत छोटी। दोनों निराश हो गए। लगता है हम गलत जगह आ गए, रोहन ने उदास होकर कहा। मीरा ने उसे हिम्मत बंधाई। रुको रोहन, हार मत मानो। हो सकता है ये चाबी दरवाजे की न हो, बल्कि घर के अंदर किसी चीज की हो। वे घर के चारों तरफ घूमे और एक टूटी हुई खिड़की से अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर धूल और मकड़ी के जालों का राज था। पुराना फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी सीलन की गंध थी। वे धीरे धीरे कदम रखते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगे। उन्हें डर भी लग रहा था, पर रहस्य को सुलझाने का उत्साह उनके डर पर भारी पड़ रहा था। वे हर दरवाजे, हर अलमारी को देख रहे थे, लेकिन उन्हें वैसा कोई ताला नहीं मिला जिसमें वह सुनहरी चाबी लग सके। जब वे लगभग हार मान चुके थे, तभी मीरा की नजर फर्श पर बिछे एक पुराने कालीन पर पड़ी। कालीन का एक कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। मीरा ने इशारा किया और दोनों ने मिलकर उस भारी कालीन को हटाया। कालीन के नीचे लकड़ी के फर्श में एक चौकोर दरवाजा बना हुआ था, जिस पर एक छोटा सा सुनहरा ताला लगा था। वह ताला बिल्कुल चाबी जैसा ही पुराना और नक्काशीदार था। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। रोहन ने जल्दी से चाबी को ताले में लगाया और घुमाया। खट की एक आवाज आई और ताला खुल गया। उन्होंने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां जा रही थीं। तहखाने में घना अंधेरा था और वहां से ठंडी नम हवा आ रही थी। एक पल के लिए दोनों थोड़ा झिझके।
अंदर बहुत अंधेरा है, मीरा ने धीरे से कहा। रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। चिंता मत करो, मेरे पास टॉर्च है, उसने बहादुरी दिखाते हुए कहा। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीढ़ियों पर डाली। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियों से चरमराने की आवाज आ रही थी जो उस खामोशी में बहुत तेज लग रही थी। तहखाना बहुत बड़ा नहीं था। वहां कुछ पुरानी टूटी फूटी चीजें और लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध भरी हुई थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। उनकी नजर एक कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक बाकी चीजों से अलग लग रहा था। वह सागौन की लकड़ी का बना था और उस पर पीतल का काम किया हुआ था। देखने में वह बहुत मजबूत और खास लग रहा था। दोनों धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचे। क्या तुम्हें लगता है कि खजाना इसी के अंदर है? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं, पर यह संदूक यहाँ बाकी चीजों से बहुत अलग है, मीरा ने जवाब दिया। संदूक पर कोई ताला नहीं लगा था। उन्होंने हिम्मत करके उसे खोलने की कोशिश की। ढक्कन थोड़ा भारी था, लेकिन दोनों ने मिलकर जोर लगाया और उसे खोल दिया। उनकी आंखें यह देखने के लिए बेचैन थीं कि अंदर क्या है। क्या उसमें सोने के सिक्के होंगे या हीरे जवाहरात? उनकी कल्पनाएं दौड़ रही थीं। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। संदूक में सोना चांदी नहीं था। उसके अंदर एक पुरानी चमड़े के जिल्द वाली डायरी, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक मुड़ा हुआ नक्शा रखा था। रोहन ने थोड़ा मुंह बनाया। बस इतना ही, कोई खजाना नहीं है। लेकिन मीरा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से वह डायरी उठाई। रोहन, कभी कभी खजाना सोने चांदी का नहीं होता। हो सकता है असली राज इन चीजों में ही छुपा हो। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। यह एक नए रहस्य की शुरुआत थी। मीरा ने डायरी को बहुत सावधानी से खोला। उसके पन्ने पुराने और नाजुक हो चुके थे। पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, राघव शर्मा, इतिहासकार। राघव शर्मा, यह नाम तो सुना हुआ लगता है, मीरा ने सोचते हुए कहा। रोहन को याद आया, हाँ, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में उनकी एक तस्वीर लगी है। वे ग्रीन हिल के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जो बहुत साल पहले यहाँ रहते थे। अब उनका उत्साह लौट आया था। ये किसी आम इंसान की डायरी नहीं थी, बल्कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार की थी। मीरा ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें राघव शर्मा ने ग्रीन हिल के इतिहास और अपनी खोजों के बारे में लिखा था। लिखावट बहुत सुंदर थी, लेकिन भाषा थोड़ी पुरानी थी। डायरी के कुछ पन्नों पर उन्होंने कुछ पहेलियां और सांकेतिक भाषा में कुछ बातें लिखी थी। एक जगह लिखा था, असली दौलत वह नहीं जो आंखों को चमकाए, बल्कि वह है जो बुद्धि को प्रज्वलित करे। मैंने अपना सबसे कीमती संग्रह वहीं छुपाया है जहां ज्ञान का सागर बहता है और जिसकी शुरुआत उस मौन रक्षक से होती है जो सदियों से ग्रीन हिल को देख रहा है। मौन रक्षक जो सदियों से देख रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? रोहन ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। मीरा कुछ देर तक उस पंक्ति के बारे में सोचती रही। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। रोहन, बरगद का पेड़, हमारे गांव का पुराना बरगद का पेड़, वही तो है जो सदियों से चुपचाप सब कुछ देख रहा है। वह हमारा मौन रक्षक है। रोहन भी उसकी बात से सहमत हो गया। यह सुराग उन्हें वापस उसी जगह ले जा रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने जल्दी से उस पुराने नक्शे को खोला। वह नक्शा हाथ से बना हुआ था और उसमें ग्रीन हिल की कुछ पुरानी जगहों के निशान थे। नक्शे के एक कोने पर वही निशान बना था जो सुनहरी चाबी पर था। नक्शे पर बरगद के पेड़ को केंद्र में दिखाया गया था और वहां से एक लकीर कहीं और जा रही थी। डायरी और नक्शा दोनों ही एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। अब उन्हें पता था कि उनका अगला कदम क्या होगा। उन्हें वापस बरगद के पेड़ के पास जाना था और वहां से नक्शे के इशारे को समझना था। अगले दिन डायरी और नक्शा लेकर दोनों दोस्त फिर से बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। आज वे यहाँ खेलने नहीं, बल्कि एक गंभीर मिशन पर आए थे। मीरा ने नक्शे को जमीन पर फैलाया। नक्शे में बरगद के पेड़ के पास एक एक्स का निशान बना हुआ था और वहां से एक सीधी रेखा खींची गई थी जिसके अंत में एक किताब का चित्र था।
देखो रोहन, मीरा ने कहा, यह एक्स वही जगह होनी चाहिए जहां हम अभी खड़े हैं, और यह रेखा हमें कहीं ले जा रही है। अंत में किताब का चित्र है। इसका मतलब है कि हमें किसी ऐसी जगह जाना है जिसका संबंध किताबों से है। रोहन ने सिर हिलाया। किताबों से जुड़ी जगह मतलब लाइब्रेरी, हमारे कस्बे की पब्लिक लाइब्रेरी। यह जवाब इतना सीधा और सरल था कि दोनों को यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन नक्शे पर सिर्फ एक सीधी रेखा थी, उसमें कोई गली या मोड़ नहीं दिखाया गया था। पर हमें लाइब्रेरी तक कैसे पहुंचना है? नक्शा कोई रास्ता तो बता नहीं रहा, रोहन ने पूछा। मीरा ने डायरी उठाई और उस पन्ने को फिर से पढ़ा। शुरुआत उस मौन रक्षक से होती है। वह पेड़ के तने के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। वह चारों तरफ घूमकर तने की जांच कर रही थी, मानो वह पेड़ उन्हें कुछ बताने वाला हो। अचानक उसकी नजर तने पर खुदे एक छोटे से तीर के निशान पर पड़ी। वह निशान काई और धूल के नीचे लगभग छिप गया था। रोहन, यहां देखो, वह चिल्लाई। रोहन दौड़कर आया। तने पर एक तीर का निशान खुदा था जो सीधे लाइब्रेरी की दिशा की ओर इशारा कर रहा था। यह वही सुराग था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उनका रास्ता साफ था, उन्हें बस उस तीर की दिशा में सीधे चलना था। वे दोनों बहुत उत्साहित थे। वे उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर तीर इशारा कर रहा था। यह रास्ता कस्बे की मुख्य सड़क से अलग था। एक पुरानी और कम इस्तेमाल होने वाली पगडंडी थी। चलते चलते वे कस्बे की पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी के सामने पहुंच गए। लाइब्रेरी की इमारत भी काफी पुरानी थी, लेकिन उसका रखरखाव अच्छे से किया गया था। वे जानते थे कि खजाना अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। वे एक और रहस्य को सुलझाने के दरवाजे पर खड़े थे। रोहन और मीरा लाइब्रेरी के अंदर गए। वहां लाइब्रेरियन मिसेस डिसूजा अपनी मेज पर बैठी किताबें ठीक कर रही थीं। वह एक भली महिला थीं। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराया। हेलो बच्चों, आज आप लोग यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा। मीरा ने हिम्मत करके कहा, नमस्ते आंटी, हम बस कुछ पुरानी किताबें देखने आए हैं। मिसेस डिसूजा ने उन्हें इजाजत दे दी। लाइब्रेरी में किताबों की एक खास महक थी जो मीरा को बहुत पसंद थी। चारों तरफ शांति थी, बस पन्ने पलटने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वे दोनों इतिहास वाले सेक्शन में गए क्योंकि उन्हें लगा कि राघव शर्मा की चीजें वहीं मिलेंगी। उन्होंने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे में लाइब्रेरी के अंदर एक खास अलमारी पर निशान बना हुआ था। वे उस निशान से मिलती जुलती अलमारी को ढूंढने लगे। आखिरकार एक कोने में उन्हें वह अलमारी मिल गई। वह बाकी अलमारियों से थोड़ी अलग दिख रही थी। उस पर भी लकड़ी की सुंदर नक्काशी थी, ठीक वैसी ही जैसी उस पुराने संदूक पर थी। अब सवाल यह था कि यहाँ क्या करना है। मीरा ने डायरी खोली और एक पहेली पढ़ी। जहाँ इतिहास सोता है और ज्ञान जागता है, वहाँ तीसरे स्तंभ की 7वीं पंक्ति अपने भीतर एक दुनिया रखती है। उन्होंने उस अलमारी को ध्यान से देखा। वह तीसरा स्तंभ यानी तीसरी अलमारी थी। उन्होंने उसकी 7वीं पंक्ति को गिना। उस पंक्ति में रखी किताबों को वे ध्यान से देखने लगे। एक किताब बाकियों से थोड़ी अलग थी। उसका कोई नाम नहीं था, बस उसके किनारे पर वही चाबी वाला निशान बना हुआ था। रोहन ने धीरे से उस किताब को बाहर खींचा। जैसे ही उसने किताब को बाहर निकाला, एक अजीब सी कड़कड़ की आवाज हुई और वह पूरी अलमारी थोड़ा सा पीछे की ओर खिसक गई। अलमारी के पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। दोनों बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लाइब्रेरी में कोई गुप्त रास्ता हो सकता है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धकेला। वह खुल गया। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। असली खजाना बस एक कदम दूर था। रोहन और मीरा उस गुप्त कमरे में अंदर गए। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। यह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें जो कुछ था वह अनमोल था। कमरे में सोने चांदी या हीरे जवाहरात का कोई ढेर नहीं था, बल्कि वहां लकड़ी की अलमारियों में सहेज कर रखी गईं सैकड़ों पुरानी किताबें और हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां थीं। हवा में पुराने कागज और स्याही की एक मिली-जुली भीनी भीनी खुशबू थी। दीवारों पर पुराने नक्शे और कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थीं।
उन्होंने एक मेज पर रखी एक चिट्ठी देखी। यह चिट्ठी इतिहासकार राघव शर्मा ने ही लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी पहेलियों को सुलझाने में कामयाब हो गए। बधाई हो, यह है मेरा असली खजाना। यह दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। ये किताबें और पांडुलिपियाँ हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी का संग्रह है। सोना चांदी तो एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो बांटने से और बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस खजाने की कीमत समझोगे और इसका सही इस्तेमाल करोगे। चिट्ठी पढ़कर रोहन और मीरा की आंखों में एक नई समझ की चमक थी। वे समझ गए थे कि राघव शर्मा क्या कहना चाहते थे। रोहन को पहले थोड़ी निराशा हुई थी कि उसे सोने के सिक्के नहीं मिले, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि यह खजाना उससे कहीं ज्यादा कीमती है। मीरा तो पहले से ही जानती थी कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। उसने एक पुरानी पांडुलिपि को धीरे से छुआ, मानो वह किसी पवित्र चीज को छू रही हो। उसे लगा जैसे वह इतिहास के पन्नों से सीधे जुड़ गई है। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस राज को और इस खजाने को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने मिसेस डिसूजा को सब कुछ बताने का निर्णय लिया, क्योंकि वे ही इसकी सही देखभाल कर सकती थी। जब मिसेस डिसूजा ने वह गुप्त कमरा और वह संग्रह देखा तो उनकी आंखें भी आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उन्होंने बच्चों की बहुत तारीफ की। रोहन और मीरा ने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख सीखी थी। उन्होंने सीखा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किसी संदूक में बंद सोना नहीं, बल्कि किताबों में छुपा ज्ञान और हमारे दिमाग में बसी बुद्धि है। यह एक ऐसा खजाना था जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता था।